हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग सोल्यूशन पढ़ रहे थे और सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हमने ख़त्म कर दिया था। हालांकि आप में से कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इतनी जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया 2 ही लेक्चर में। तो रीज़न ये है कि इस चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो सिर्फ ऐसे मान लीजिए कि दोबारा से आ गया है, क्योंकि आपने ये पहले चैप्टर में भी पढ़ रखा होगा जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने क्लास 11th जेई वाले बच्चों को तो क्लास में ही पढ़ा दिया था, तो उनका भी कवर है, ठीक है। और कुछ नीट वाले बच्चों को अभी 1 हफ्ते पहले पढ़ाया है, उनका भी कवर है। और जिनका नहीं हुआ है उनको भी ये चैप्टर पढ़ाया गया है। जब पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो उसमें देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में जो हमारा फोकस है वो इस बात पे नहीं है कि हमें ये चैप्टर कैसे अच्छे से करना है। हमारा फोकस ये है कि जो अब आ रहा है वो कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, वो नए कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। जैसे जिसमें वेपर प्रेशर आएगा, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो आपको अब जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो एकदम नया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपने पढ़ रखा है हालांकि, तो उसमें इतना फोकस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक मतलब नया चैप्टर नहीं, यही सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम आज वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमें वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पहले तो हम ये जान लें कि वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग जानने की कोशिश करें। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ बात अगर डिस्कस की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट थे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है ना। सॉल्वेंट और सॉल्यूट 2 ही कंपोनेंट थे हमारे। अब आप लोग ये बताइए कि इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट में वोलेटाइल जनरली कौन होता है। वोलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट हो जाए अच्छे से। तो आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आएगा सर सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्वेंट का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल। अभी सॉल्वेंट वाटर, मोस्टली देखिए वाटर मान के चले आ रही है, सॉल्वेंट बोले तो वाटर। वाटर हमारा कैसा होता है, वोलेटाइल होता है कि नहीं होता वोलेटाइल। अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉरी बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को इस वक्त छत पे रख दीजिए, गर्मी खूब पड़ रही है, आप छत पे रख दीजिए, और जब आप छत पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी का अमाउंट कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बॉयल हो जाएगा, बॉयल नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि पानी का थोड़ा सा अमाउंट कम हो गया है। अभी वो जो पानी का थोड़ा सा अमाउंट कम हो गया है, इसका मतलब क्या है कि वो इवेपोरेट हो गया है। क्या हो गया है, वो इवेपोरेट हो गया है, ठीक है ना। ये बात समझ रहे हैं आप। तो वेपर प्रेशर क्या होता है उस जानने से पहले हम ये जान लें कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं इवेपोरेशन क्या होता है और कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें हमारा वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट है ये, ठीक है। सॉल्वेंट है यानी कि प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कहीं भी हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, कहीं पर भी हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया है। अच्छा देखिए, अब होता क्या है कि जैसे ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसके 2 बाल हैं वो सॉल्वेंट है। जब हम सॉल्यूट बनाएंगे तो उनके 3 बाल कर देंगे, याद रखना। ये देखिए बढ़िया सा सॉल्वेंट है, प्यारा प्यारा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये कहता है तुमसे हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये कहता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, ये कहता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे, है ना, जाने नहीं देंगे तुझे। लेकिन होता ये है, अब मान लो इसको अगर बाहर जाना है, इसका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका मन यहाँ नहीं लग रहा है, इसको बाहर जाना है। ये कहता है मैं बाहर जाऊंगा, मैं उड़ूंगा हवा में। तो आपको ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना होगा ना, इसको ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना होगा ना, तभी तो बाहर जा पाएगा। जब आप इसको मान लीजिए जब आप इसको एनवायरनमेंट में या धूप में रखते हो तो होता क्या है कि धूप में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इस सिस्टम को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। जब इस सिस्टम को एनर्जी मिलने लगती है तो इसके जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस पे आने लगते हैं। वो कहाँ आने लगते हैं, सरफेस पे आने लगते हैं। जब वो सरफेस पे आने लगते हैं और एनर्जी मिलती है तो ये सरफेस को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब ये सरफेस के मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो अंदर से और मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं, समझ रहे हो ना।
अंदर से और मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं। यानी कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल वालों की काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होने का कारण से क्या होता है कि ये इस सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। जो नीचे के मॉलिक्यूल होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एनर्जी गेन करते हैं ये चले जाते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, देखो ये प्रोसेस बड़ा स्लो होगी, ठीक है ना, ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी। बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता, बॉइलिंग उठा के आप रख देते हो सीधे गैस के ऊपर और फटाक से उसको खूब सारी एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है और भैया ये प्रोसेस चलना। आपने देखते होगे कि आज आप वाटर बॉईल करके देखना तो एक साइकिल आपको दिखेगी ऐसे गोल गोल घूमते हुए, ध्यान से देखना तब दिखेगी। ऐसा मत सोचना अरे कहाँ दिखती है सर, कुछ नहीं दिखती है। तुम देखोगे कि कुछ बबल्स ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, ठीक है ना, हाथ डाल के मत देखना, ध्यान से दूर से देखना। बबल्स ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहे होंगे, नीचे से ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक समय सिस्टम में ऐसा जाता है कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और बॉइलिंग चालू हो जाती है। तो इवेपोरेशन नेचुरल प्रोसेस है, बॉइलिंग नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इवेपोरेशन क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन को आप कैसे लिखोगे? इवेपोरेशन क्या है एक तरीके से, तो इवेपोरेशन को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो इवेपोरेशन इज द आप ये कह सकते हो कि सरफेस मॉलिक्यूल का छोड़ के, सॉल्वेंट को छोड़ के कहां चले जाना? एनवायरनमेंट में चले जाना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इवेपोरेशन। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, मुझे खुद ही डेफिनेशन नहीं पता है, ठीक है। आप लोग जानते हो कि मुझे डेफिनेशन नहीं पता रहती हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखा देते हैं इवेपोरेशन की। पहले ये चीज़ नोट कर लो, अगर आपको नोट करनी है तो फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूं, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ, बेटा स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप का, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल into vapor state is called evaporation। सभी लोग पढ़ रहे हो जेई वाले बच्चों? दत्ता, मंगेश, भारत, करण, प्रतीक, ठीक है, जादू है ना, पल्लवी है ना, ध्यान से पढ़ना सब लोग। ये ना हो कि हम जब वापस मिले तो सब गायब है, ठीक है ना, उड़ा पटक देंगे अगर दोबारा कहा। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसको कहते हैं? जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल छोड़ के जाने लगते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे, अगर हम इसकी बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासीफाई करें, इनकी बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासीफाई करें तो दो ही तरह के सब्सटेंस आते हैं। पहला आता है वोलेटाइल, दूसरा आता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होंगे बच्चों? जो सरफेस को छोड़ के जा पाए। नॉन वोलेटाइल क्या होंगे? जो सरफेस को छोड़ के ना जा पाए। अरे भैया शुगर को लेकर रख दो ऊपर छत पे रख दो, जाके जाओ शुगर को लेके छत पे रखो जाके, 24 घंटे बाद भी देखोगे तो कोई शुगर नहीं इवेपोरेट होगी। यानी शुगर क्या है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या है? पानी को रख दो हो जाएगा, पेट्रोल को रख दो जाके, भाई साहब पेट्रोल तो 2 ही घंटे में इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी उसके इवेपोरेशन की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा इवेपोरेशन। आइए ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर है इसको इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला देख लेते हैं बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अभी तो आप वेपर प्रेशर हेडिंग डाले पड़े हो और पढ़ा ये सब रहे हो, अभी ठहरो ना, सब आएगा। वेक्टर अफेक्टिंग वही मैं कहूँ, मेरे से स्पेलिंग सही कैसे लिखी जा रही है? स्पेलिंग मैं सही लिख दूं ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल से स्पेलिंग सही लिख पाता हूं। तो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो जिसमें से पहला फैक्टर तो बेटा सीधा टेम्परेचर।
ठीक है, पहला फैक्टर तो आपको पता है टेम्परेचर, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली। अरे भैया ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। गर्मियों में जल्दी उड़ेगा कि सर्दियों में जल्दी उड़ेगा? गर्मियों में जल्दी उड़ेगा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ROE के। अब आप कहोगे अगला ये क्या है? ROE क्या है? ROE है रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ इवेपोरेशन है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा है कि आप ग्लास में पानी को भर के रख दो छत पे, और एक बड़ी सी प्लेट में पानी को भर के रख दो, कहां से जल्दी इवेपोरेट होगा? ऑब्वियस सी बात है यहां से जल्दी इवेपोरेट होगा। कैसे भैया? गरम गरम चाय होती है, मान लीजिए कप बहुत गर्म है, आप नहीं पी पा रहे हो, तो आप क्या करते हो? चाय को लेके कहां कर देते हो? चाय को ऐसा प्लेट में डाल लेते हो। प्लेट में क्या हो जाती है? चाय फैल जाती है। चाय जब फैल जाती है, चाय दूर दूर हो जाती है। दूर दूर हो जाने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम हो जाता है और इनके इवेपोरेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए यही तो कारण होता है जब कपड़े धो के सुखाने के लिए डालते हो तो फैला के डालते हो कि ऐसे उठा के फेंक देते हो? अभी लड़कों का कोई भरोसा नहीं, हो तो कैसे भी फेंक सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप व्यवस्थित ढंग से फैलाना चाहें, जैसा आपकी आपके घरों में इंसान लोग जैसा काम करते हैं, लड़का लोग नहीं, इंसान लोग जैसा काम करते हैं, तो इंसान लोग क्या करते हैं कि कपड़े को फैला के डालते हैं। फैला के डालने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब तीसरा एक फैक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड स्पीड। ठीक है, या ड्राई विंड। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, अब बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कि गर्मी 40-45 डिग्री चल रहा है। अच्छा, आपको एक बात पता चली, मैंने अभी सर्च किया था इंटरनेट पे, परवनी में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 3rd हाईएस्ट पूरे लास्ट ईयर। 3rd हाईएस्ट था या 5th हाईएस्ट था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में? वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं वर्ल्ड की नहीं, शायद इंडिया था, इंडिया की बात कर रहा हूँ, चेक कर लेंगे। 5वें नंबर पे था परवनी। ठीक है, तो ड्राई विंड, अगर ड्राई विंड चल रही है, सूखी हवा चल रही है, मॉइस्चर नहीं है उसमें, तो ड्राई विंड की भी टेंडेंसी क्या होती है? वो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ाएगी, तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इनको बोलते हैं, मतलब इनको क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इवेपोरेशन। बेकार सी टॉपिक था, शायद ही कभी क्वेश्चन आए, बता दिया मैंने, क्योंकि आपको किताब में मिलेगा, फिर आप लेके चले आओगे कि सर ये तो बताया ही नहीं। अब हम देखो क्या करने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? वेपर प्रेशर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको एक तो बताएंगे इसकी बुकिश डेफिनेशन जो बुक्स में दी जाती है, और एक मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से वेपर प्रेशर को याद रखना। तो सबसे पहले बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक सिस्टम ले रहे थे, उस सिस्टम को ओपन कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक सिस्टम ले रहे थे और उस सिस्टम को ओपन रख रहे थे, तो इवेपोरेशन हो रहा था। लेकिन अब की बार हमने सिस्टम को क्लोज कर दिया। अब की बार हमने सिस्टम को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। तो अब क्या होगा? इवेपोरेशन तो हो गई भैया, इवेपोरेशन तो हो गई, लेकिन जब इवेपोरेशन एक थोड़ा अच्छा, मतलब एक अमाउंट में इवेपोरेशन हो जाएगा, तो जब ये वेपर यहां पहुंचेंगी, आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। जब ये प्रेशर यहां पहुंचेंगी तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। देखो, कंडेंसेशन पहले, स्टार्टिंग में कंडेंसेशन नहीं होगा, स्टार्टिंग में कंडेंसेशन नहीं होगा, स्टार्टिंग में कंडेंसेशन नहीं होगा, स्टार्टिंग में सिर्फ इवेपोरेशन होगा। जब इवेपोरेशन होगा, एक अमाउंट, एक अच्छे खासे अमाउंट में इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन मतलब ये वेपर ऊपर तक पहुंच जाएंगी। जब ये वेपर ऊपर तक पहुंच जाएंगी, यानी अच्छे खासे अमाउंट में हमारा इवेपोरेशन हो गया, तब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तब क्या स्टार्ट होगा बच्चों? कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। और जब कंडेंसेशन स्टार्ट होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इवेपोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट बराबर हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब कंडेंसेशन की रेट और इवेपोरेशन की रेट बराबर हो जाएगी। यहां पर खूब सारी वेपर इकट्ठी हो जाएंगी।
यहां पर खूब सारी वेपर इकट्ठी हो जाएंगी और ये वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर डालेंगी, ये वेपर इस लिक्विड पे प्रेशर डालेंगी, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर इन द बुकिश डेफिनेशन। तो अगर मैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बताऊं तो क्या होगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गया, बराबर। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है ना, आर इक्वल टू आर सी, ये है। तो मैं अब उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे अब हम उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द surface of liquid at the condition of equilibrium। अच्छा, एक बात और ध्यान देना बच्चों, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बात और ध्यान देना कि कंटेनर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर कंटेनर ओपन होगा तो कंडेंसेशन होगा नहीं, कंडेंसेशन होगा नहीं तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, इक्विलिब्रियम आएगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं आएगा। तो एट द कंडीशन ऑफ ओपन इन क्लोज कंटेनर, कंटेनर का क्लोज होना बहुत जरूरी है, ये याद रखना, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। तो ये हमारा वेपर प्रेशर की डेफिनेशन आ गई। बट ये कौन सी डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है। हम आपको बताते हैं ट्रिकी डेफिनेशन जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, हमारी ट्रिकी डेफिनेशन क्या है, ट्रिकी डेफिनेशन वो क्या है बेटा, हिंदी में लिखता हूं। जब आप जानते हैं मैं हिंदी में जो चीज लिखता हूं जेई वाले बच्चे और सीईटी वाले बच्चे जानते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वेपर प्रेशर जो होता है उसको मान लो एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग टेंडेंसी या बाहर जाने की प्रवृत्ति, बाहर जाने की टेंडेंसी बाहर मतलब इन्वायरमेंट में, बाहर मतलब इन्वायरमेंट में, बाहर जाने की टेंडेंसी बाहर मतलब इन्वायरमेंट में। अपना जो सॉल्वेंट अगर आपने लिया है तो सॉल्वेंट को छोड़कर इन्वायरमेंट में जाने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी या बाहर जाने की टेंडेंसी। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, किसी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसके बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा है। किसी का वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि उसके बाहर निकलने की टेंडेंसी कम है। मान लो किसी के बाहर निकलने की टेंडेंसी जीरो है तो हम ये मान लेंगे कि उसका वेपर प्रेशर जीरो है। और जिसका वेपर प्रेशर जीरो होता है हम मान लेते हैं कि उसको हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तो जो मैंने अभी क्लासीफाई किया था ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, तो जो नॉन वोलेटाइल होते हैं उनका वेपर प्रेशर कितना होता है, जीरो होता है, यानी वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं। और इनका वेपर प्रेशर होता है, कुछ तो होता है, अभी कितना होता है ये नहीं पता। अब इसमें भी दो तरह के हो जाएंगे, मोर वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल। इसमें भी दो तरह के हो जाएंगे, मोर वोलेटाइल, मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और एक हो गया नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल बोले जाना ही नहीं है, नहीं जाना है, नहीं जाना, नहीं जाएंगे, जो करना चाहो कर लो। ठीक है, अब जैसे मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल में मैं आपको डिफरेंस बताऊं, वाटर और पेट्रोल, वाटर और पेट्रोल, वाटर की टेंडेंसी बाहर जाने की कम होती है लेकिन कम होती है। पेट्रोल की टेंडेंसी एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये नोट कर लो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप लोग ये बताइए कि जिसके बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है, मान लो जिसके बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा है यानी वो मोर वोलेटाइल है, तो हमको उसको बाहर भेजने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? नहीं समझे? अरे मान लो जैसे दो बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा बाहर भागा ही चला जा रहा है, एक बच्चा बाहर जाना नहीं चाहता है, तो हमें बाहर ढकेलने के लिए किसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी? उसको देनी पड़ेगी जिसके बाहर जाने की टेंडेंसी
कम है, समझ रहे हो ना। तो अभी यहाँ पे दो तरह के हमने सॉल्वेंट लिए हैं, एक ज्यादा वोलेटाइल है और एक कम वोलेटाइल है, एक ज्यादा वोलेटाइल है और एक कम वोलेटाइल है। तो जो कम वोलेटाइल है उसको बाहर भेजने के लिए हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और जो ज्यादा वोलेटाइल है उसको कम देनी पड़ेगी, उल्टा है। यानी कि जो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, जिनके बाहर जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। देखो हम कैसे कह सकते हैं कि वाटर और पेट्रोल, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा बॉयल होगा, पेट्रोल 50 डिग्री सेल्सियस पर भी पूरा बॉयल हो जाएगा, क्योंकि वाटर के बाहर निकलने की टेंडेंसी कम है तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और पेट्रोल के बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है वो इन्वर्सली होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ये याद रखना। या आप उल्टा बोल सकते हो, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो जिसके बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा वेपर प्रेशर के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी और सुनते जाइए। अच्छा, अब बात आती है वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाख रुपए की लाइन है, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, चाहे भले ही सरफेस एरिया चेंज कर दो, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही आप चाहे सरफेस एरिया चेंज कर दो, सरफेस एरिया चेंज करने से इवेपोरेशन की रेट में फर्क पड़ता है, वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो वेपर प्रेशर होता है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं करता है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना, इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। क्यों? आपको ऐसा कैसे? अरे बेटा एक बात बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चाहे आप उसको इतने बड़े बर्तन में लो चाहे इतने बड़े बर्तन में लो, समझ रहे हो, चाहे छोटे बर्तन में लो चाहे बड़े बर्तन में लो, बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीज है। इवेपोरेशन भले ही कम ज्यादा हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा नहीं होता सरफेस एरिया से। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा नहीं होता तो वेपर प्रेशर भी कम ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया समझ में हमारे। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे कि हमारा एक पॉइंट है बबल पॉइंट, इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। मान लो हमने ये एक सिस्टम लिया है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड है, मान लो इसको कहीं से एनर्जी मिल रही है, तो क्या होगा, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जब पहली ड्रॉप वेपर की बनती है, ये वेपर की फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ठीक है। जो जब पहली ड्रॉप लिक्विड की बनती है उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। तो द टेम्परेचर या द व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म, ठीक है। जब पहली ड्रॉप बनती है लिक्विड की तो इस सॉरी लिक्विड की नहीं, वेपर की, द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, जब पहली ड्रॉप बनती है वेपर की उसको बोलते हैं बबल पॉइंट। अच्छा, बबल पॉइंट टाइम पर कौन सी ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है कि लिक्विड ज्यादा है कि वेपर ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड ज्यादा है। तो लिक्विड इस टाइम पर मेजर होता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और वेपर इस टाइम पर माइनर होती है, यानी कि कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बबल पॉइंट। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, केवल आखिरी ड्रॉप बची है लिक्विड की, केवल आखिरी ड्रॉप बची है लिक्विड की, ठीक है। अभी अब मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आ गया होगा, सर अभी तो आपने बोला था द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, आप तो पूरा का पूरा उड़ा ले गए, ये उड़ जाएगा, फिर कंडेंसेशन भी तो चालू हो चुका होगा ना, कंडेंसेशन भी तो चालू हो चुका होगा ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, कंडेंसेशन से लिक्विड बनेगा, फिर इवेपोरेशन होगा, फिर उसके बाद सिचुएशन आएगी ना जब कंडेंसेशन और इवेपोरेशन क्या होंगे? बराबर, ठीक है ना।
तो अब जब आखिरी ड्रॉप लिक्विड की वेपोराइज हो रही हो तो इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है? व्हेन फर्स्ट लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपोराइज, व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपोराइज्ड, इसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट में मेजर क्या होता है? ड्यू पॉइंट में मेजर क्या होता है? वेपर, और माइनर क्या होता है? लिक्विड। और बेटा सारी प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट के बीच की ही है। बबल पॉइंट से स्टार्ट होती है, ड्यू पॉइंट पे खत्म होती है। अब ड्यू पॉइंट से वापस चल देगी बबल पॉइंट की ओर, फिर वापस बबल से ड्यू पॉइंट की ओर। तो यानी जितना भी सिस्टम है ये बबल और ड्यू पॉइंट के बीच में ही चलता रहेगा। ठीक है ना? चलिए एक आध क्वेश्चन लगा लिए जाएं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन लगा लिए जाएं। मान लो हमने एक सिस्टम लिया और जिसका यहां पर वाटर ले लिया है, यहां पे वाटर ले लिया है जिसका वेपर प्रेशर 100 mmHg है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 200 है। 200 क्या, चलो 200 ले लेते हैं। कंटेनर का वॉल्यूम 200 है, और इसके बाद हमने इस सिस्टम को बदल दिया एक बड़े कंटेनर में जिसका वॉल्यूम है 400। तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? ठीक है, वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमने क्या किया है, हमने एक सिस्टम लिया है, जिस कंटेनर लिया है जिसमें वेपर प्रेशर वाटर का कितना है 100 mmHg और उसका वॉल्यूम कितना है 200। फिर हमने उसको कन्वर्ट किया है, इसका वॉल्यूम है 400। तो मैं पूछ रहा हूँ नया वेपर प्रेशर क्या होगा? आपने पढ़ा होगा P1V1 इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा P1V1 इक्वल टू P2V2। तो ये वेपर प्रेशर एक तरीके से क्या है? P1 मान लो, और ये मान लो उसको P2 लगा देते हैं। तो 100 P1V1 इक्वल टू P2V2 लगाओ, P1V1 इक्वल टू P2V2 लगा दो। तो P1 कितना है 100, V1 कितना है 200, P2 कितना है निकालना है इंटू 400। तो ये कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 200 बाई 400। सॉल्व करो, कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आया होगा और ये गलत है। ये आपका आंसर आया है और ये गलत है। गलत क्यों है बेटा? मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पर 50 आया है ना, और मैंने आपको बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपने टेम्परेचर कहाँ चेंज किया? आपने तो वॉल्यूम चेंज किया। ठीक है ना? तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी वेपर प्रेशर कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। बात समझ में आई? तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो ही तरह के केस बनते हैं। देखिए दो केस बनेंगे। सॉल्वेंट तो हमेशा वोलेटाइल होता है, अब आ गई बात सल्यूट की। तो सल्यूट वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। वोलेटाइल कैसे हो सकता है? जैसे मान लो हमने सल्यूट को अल्कोहल ले लिया तो वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल कैसे हो सकता है? सल्यूट को हमने यूरिया ले लिया। तो कल के केस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। टिल देन